अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप? ठीक है। अच्छा, आज का टॉपिक है इनकम स्टेटमेंट, विच इज चैप्टर नंबर 24 अकॉर्डिंग टू आवर कोर्स बुक। इनकम स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इनकम स्टेटमेंट बेसिकली अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बेसिकली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एट द सेम टाइम कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हम ईयर एंड पे डेवलप करते हैं और ड्यूरिंग द ईयर डेवलप करते हैं फॉर इंटरनल एज वेल एज फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। जबकि अगर हम बात करें कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो आप ड्यूरिंग और एंड ऑफ द ईयर तो डेवलप करते हो, बट ओनली फॉर इंटरनल यूज, यानी कि सिर्फ इंटरनल स्टेक होल्डर्स को गो थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्कशन होना है वो कि इनकम स्टेटमेंट क्या है, इनकम स्टेटमेंट किस तरह बिजनेस को सपोर्ट करती है, और इनकम स्टेटमेंट डेवलप करने का क्या मेथड। क्योंकि अकाउंट के अंदर जो मेथड हमारे पास एग्जिस्ट करता है अबाउट इनकम स्टेटमेंट, उससे बहुत समराइज्ड और बहुत शॉर्टर वे में हमने डिस्कस करना है इनकम स्टेटमेंट को। डिटेल कॉन्सेप्ट पे वर्किंग नहीं करता एग्जाम में हमारे पास। तो वही डिस्कशन आज हमने करना है अबाउट इनकम स्टेटमेंट। लेट्स स्टार्ट विथ इट्स डेफिनेशन। तो इनकम स्टेटमेंट है क्या? अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन about the amount of profit slash loss that is generated by a business in a specific time. अभी के अंडरस्टैंडिंग की हम बात करते थे। स्पेसिफिक टाइम मीन्स फॉर इन वन ईयर, ठीक है, फॉर अ होल ईयर। इसी तरह पूरे साल के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म जब कर रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि बिजनेस को वहां पे प्रॉफिट्स होगा, यानी कि बिजनेस ने जो प्रोडक्ट्स बेचे हैं और ऑपरेशंस परफॉर्म करते वक्त बिजनेस की जो कॉस्ट क्रिएट हुई है, उस कॉस्ट को पे ऑफ करने के बाद स्टिल बिजनेस ने क्या करा, कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट करे। उस अमाउंट को वो अपने साथ बिजनेस से एक्सट्रैक्ट कर सकता है फॉर इट्स पर्सनल यूज। इट कैन बी काउंटेड एज फाइनेंशियल गेन ऑन इन्वेस्टमेंट और ऑन द रिटर्न, और सॉरी ऑन द सेल्स ऑफ अ बिजनेस। एट द सेम टाइम जरूरी थोड़ी ना सिर्फ प्रॉफिट हो, समटाइम्स वो सर्कमस्टेंसेस भी होते हैं कि बिजनेस के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू नहीं होता जिससे वो अपने कॉस्ट को कवर अप कर सके, यानी कि कॉस्ट ऑफ बिजनेस विल बी हायर देन इट्स रेवेन्यू। तो उस सर्कमस्टेंसेस में क्या होगा, बिजनेस को प्रॉफिट नहीं होगा, बिजनेस को लॉस होगा। तो इफ वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हुआ? एक स्टेटमेंट जो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट प्रॉफिट और लॉस जो जनरेट कर रहा है एक बिजनेस है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली इन अ ईयर। अब सिर्फ ईयरली बेसिस पे नहीं बनती। आपके पास ऑर्गेनाइजेशन रेज्यूम करें, एक मैनेजर एग्जिस्ट करा, इनको कोई डिसीजन ऑप्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट, तो ये पूरा साल कंप्लीट होने का वेट करेंगे और उसके बाद डिसीजन ऑप्ट करेंगे। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में तो बिजनेस फेलियर के टूर जा सकता है, या डिसीजन जो भी ऑप्ट करेंगे वो इनफेक्टिव होंगे। तो यहाँ पे बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर भी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, ऑन मंथली बेसिस, ऑन सेमी एनुअल बेसिस और ऑन क्वार्टरली बेसिस। बट ड्यूरिंग द ईयर जो हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे इट विल बी ओनली फॉर इंटरनल यूज, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर इंटरनल स्टेक होल्डर्स, ओनर और मैनेजर। ओनर उस स्टेटमेंट को गो थ्रू करेगा, मैनेजर उस स्टेटमेंट को गो थ्रू करेगा और बिजनेस के लिए डिसीजंस को ऑप्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम प्रॉफिट एंड लॉस को आइडेंटिफाई करने के लिए डेवलप करते हैं। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है।
इसके और भी डिफरेंट बेनिफिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिजनेस तभी अपने पास इनकम स्टेटमेंट को डेवलप करता है। लाइक नंबर वन, इट इट हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर टूवर्ड्स द बिजनेस। लेकिन जो भी इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले, यानी कि फाइनेंसेस और कैपिटल इंजेक्ट करने से पहले बिजनेस के फाइनेंशियल कंडीशंस को एवेलुएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस। कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कितने टाइम से हो रहा है, उसमें इंक्रीज आ रहा है या नहीं आ रहा, प्रॉफिट हो तो रहा है बट वहां पर प्रॉफिट की अमाउंट रिड्यूस हो रही है। ये सारी इंफॉर्मेशन क्या करता है, वो इन्वेस्टर गो थ्रू करता है ताकि वो मेक श्योर कर सके कि जो भी वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है विद इन द बिजनेस वो सिक्योर होनी चाहिए, वो रिस्क फ्री, या उसमें लेस रिस्क ऑफ फेलियर एग्जिस्ट करना चाहिए। कि बाय एनी चांस हमने इन्वेस्टमेंट कर दी विदाउट इवेलुएटिंग इट्स रिस्क, विदाउट आइडेंटिफाइंग इट्स करंट फाइनेंशियल कंडीशन, और वहां पे पता चला बिजनेस ने बाद में लॉस जनरेट करा, वो कंडीशन इज नॉट बेनिफिशियल फॉर बिजनेस, वो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन कंसीडर कर सकते। तो नंबर वन क्या, हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स टुवर्ड्स अ बिजनेस। नंबर टू, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कैसे? बिजनेस ने देखा कि दे हैव जनरेटेड लेस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, हमने कम प्रॉफिट जनरेट करा है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हम डिसाइड इजीली कर सकते हैं कि हमें बोनस ऑफर करना चाहिए कस्टमर्स को या नहीं। पता चला बिजनेस को प्रॉफिट हुआ ही नहीं, या बिजनेस को बहुत कम अमाउंट का प्रॉफिट है और उन्होंने फिर भी बोनस दे दिया, तो बोनस ऑफर करने की वजह से बिजनेस के लिए फर्दर फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, डिफिकल्टी क्रिएट होगी। इसी तरह बिजनेस के ऑलरेडी एक्सपेंसेस हाई थे, विदाउट evaluating expenses ऑफ बिजनेस हमने वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी, तो ये डिसीजन भी तो इनफेक्टिव होगा, ये डिसीजन भी तो बिजनेस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया ऑलरेडी, और फिर ट्रेनिंग का एक्सपेंस और भी जनरेट कर दिया, तो बिजनेस मूव कर जाएगा टूवर्ड्स लॉस। तो यहाँ में डिफरेंट डिसीजंस को ऑप्ट करते हैं ओनर्स और मैनेजर्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रहा है, हम उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए बेसिकली होता क्या है, बिजनेस डिफरेंट मेथड्स के थ्रू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है। लाइक कंपेयर करेगा विथ इट्स प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस, पिछले सालों के कंपैरेटिवली हमने कैसा परफॉर्म करा, हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सिंपल ईयर एंड प्रॉफिट्स को हमने कंपेयर कर दिया, लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, मींस वी आर परफॉर्मिंग वेल। लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली वी हैव जनरेटेड सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, वही सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमने जनरेट करा जो पिछले साल भी हमने जनरेट किया था, तो ये एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कंसिडर की जाएगी। इवन मार्केट में डेवलपमेंट हो रही है, मार्केट में ग्रोथ हो रही है, जिस मार्केट में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं कॉम्पिटिटर्स ने और प्रॉफिट जनरेट करा, बट हमने सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट करा, मीन्स हमने फाइनेंशियली अच्छा परफॉर्म नहीं करा। तभी तो हमने सेम अमाउंट जो पिछले साल जनरेट हुआ था वही अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अभी हमने जनरेट, वो इनफेक्टिव या वीक परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस कंसिडर की जाएगी। इसी तरह आपको आइडिया होगा रेशियोज। रेशियोज क्या होते हैं? मेथड्स थ्रू विच बिजनेस मेजर इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो रेशियोज के अंदर आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो यूज करते हैं, जहां पे आप कंपैरिजन करते हैं रेवेन्यू विद बिजनेस प्रॉफिट्स, तो वो भी तो आप परफॉर्म करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट। अगर इनकम स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं होगी तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इवैल्यूएट ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होगा टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कितना है, टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना है, और हमारे जो भी डिसीजन हुए थे वो इनफेक्टिव होते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे बिजनेस ने इवैल्यूएट करी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अपनी ऑन द बेसिस ऑफ
प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो वहाँ इनकम स्टेटमेंट थी हमारे पास, तो हमने ये मेथड इजीली परफॉर्म कर लिया। पॉइंट नंबर 4, इट हेल्प्स इन borrowing finances from bank or other financial institution। हम बैंक से या डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमारे पास एग्जिस्ट करें, हम उनसे भी लोन इजीली बोरो कर सकते हैं, बिकॉज बैंक आपसे कुछ रिक्वायरमेंट सेट करता है कि इन रिक्वायरमेंट्स के बगैर हम आपको लोन प्रोवाइड नहीं करें। तो बैंक की रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं? एज वी नो, बैंक आस्क फॉर बिजनेस प्लान, बैंक डिमांड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डिमांड करता है बैंक, मीन्स इनकम स्टेटमेंट देखेगा वो आपको लोन इशू करने से पहले। लोन इशू नहीं करेगा विदाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, क्योंकि वो रिस्क को कैलकुलेट करना चाहता है बैंक कि भाई हम जब लोन दे रहे हैं टू दैट बिजनेस, तो वो बिजनेस पॉसिबली लोन को पे बैक कर सकेगा या नहीं। ये ना हो आपके पास बैंक ने लोन इशू कर दिया और बिजनेस वॉज नॉट एबल टू पे ऑफ इट्स बोरोड अमाउंट। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में क्या होगा? ऐसे सर्कमस्टेंसेस में बैंक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बैंक फाइनेंशियल लॉस सफर कर सकता है। तो बैंक भी क्या करेगा? जो अपनी रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसमें एक डिमांड करता है इनकम स्टेटमेंट की। विदाउट इनकम स्टेटमेंट बैंक भी अवॉइड करता है टू गिव लोन्स टू सच बिजनेसेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं ऑफ एस्टैब्लिशिंग इनकम स्टेटमेंट। लेट्स मूव टूवर्ड्स फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। हमारे बिजनेस में क्या फॉर्मेट एग्जिस्ट कर रहा है ऑफ एस्टैब्लिशिंग इनकम स्टेटमेंट? तो हमारे पास बिल्कुल बेसिक मेथड एग्जिस्ट करते हैं इन बिजनेस, लाइक रेवेन्यू, जितनी भी इनकम हम जनरेट करें उसमें से हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को माइनस करते हैं। आपके पास ना सेल्स रिटर्न का कॉन्सेप्ट होगा, ना सेल्स डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट होगा, परचेज रिटर्न का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, परचेज डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। सिंपल रेवेन्यू में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे, तो हमारे पास अमाउंट जनरेट होगी, दैट विल बी नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, फर्दर एक्सपेंसेस को डिडक्ट करेंगे। जो भी एक्सपेंसेस बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट करें हम उसको माइनस कर देंगे फ्रॉम और ग्रॉस प्रॉफिट। तो बिजनेस के पास अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जनरेट हो, यानी कि हमारे पास या तो प्रॉफिट आ रहा होगा या लॉस आ रहा होगा, दोनों सिचुएशंस एग्जिस्ट कर रही होंगी। या मैक्सिमम एक इंफॉर्मेशन और आपको प्रोवाइड कर सकता है, या रिटेन प्रॉफिट, और वो भी अमाउंट साथ में मेंशन। तो ये टोटल मैक्सिमम जो फॉर्मेट एग्जामिनर हमें पूछ सकता है या हमें इससे रिलेटेड हमारी नॉलेज इन एग्जाम टेस्ट कर सकता है, वो ये है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, इन डिटेल कॉन्सेप्ट पे वर्किंग नहीं करता इन बिजनेस ओ लेवल्स। अब देखें, इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए नहीं देगा आपको, इस फॉर्मेट की बेसिस पे क्वेश्चन देते हैं। लाइक एग्जांपल देखते हैं। सिंपल, वो हमें क्या करेगा, वो बोलेगा भाई आप आइडेंटिफाई करें वैल्यू ऑफ ए यानी रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसने प्रोवाइड कर दी 30, साथ में ग्रॉस प्रॉफिट भी हमें एग्जामिनर ने प्रोवाइड कर दिया ऑफ 50। इसी तरह आपको बोलेगा आइडेंटिफाई करें वैल्यू ऑफ एक्सपेंसेस बी, और इसमें नेट प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन उसने आपको प्रोवाइड कर दी 09। तो हमें बोलेगा आइडेंटिफाई या कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होगा सवाल। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल बेसिक मैथ्स अप्लाई कर लेंगे। लाइक रेवेन्यू, ओ सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो बेसिकली एग्जिस्ट करता है। इसमें होगा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने देखा क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट
उसने प्रोवाइड करा है 50, रेवेन्यू प्रोवाइड करा है हमें ए, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें प्रोवाइड करी उसने 30। तो सिंपल मैथ्स वाली प्रैक्टिस अप्लाई करते हैं, जो वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करनी है ए, हम उसको एक साइड पे, एक कॉर्नर पे मूव करते हैं, और बाकी वैल्यूज के हम दूसरे कॉर्नर पे ले जाएंगे। मीन्स हम 30 को लेफ्ट साइड पे मूव करें अगर, तो क्या होगा, 50 माइनस में 30 है, तो वहां पे आके क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो गया, इक्वल्स टू ए, इक्वल्स टू 80। वैल्यू ऑफ ए आ गई हमारे पास। इसी तरह बी कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट देखें, हम अगर ये फॉर्मूला यूज करें, नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं हमने वो डिडक्ट करना है। क्वेश्चन को हमने गो थ्रू करा, तो क्वेश्चन में देखें, नेट प्रॉफिट 09, ग्रॉस प्रॉफिट 50, एंड एक्सपेंसेस बी। तो सेम वही प्रैक्टिस, जो वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है उसको एक कॉर्नर पे, दूसरे को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। हम बी को लेफ्ट साइड मूव कर गए और 09 को वहां पे गए, तो क्या हुआ, 50 माइनस 09 इक्वल्स टू बी, which means that b is equal to 41। यहाँ पे हमने a की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, वैल्यू ऑफ b भी आइडेंटिफाई कर ली। मैक्सिमम ये कैलकुलेशन हमें देता है इन डिटेल प्रोसेस में, अगर होगी तो इनकम स्टेटमेंट को, इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए नहीं देता हमें। तो ये फॉर्मेट है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट। फर्दर टॉपिक को मूव करते हैं। अब हमसे डेफिनेशंस भी पूछ सकता है, बोल सकता है डिफाइन द टर्म रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक्सपेंसेस, कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो हम उन डेफिनेशंस को गो थ्रू करते हैं। रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ फाइनेंस दैट इज जनरेटेड बाय अ बिजनेस, एक वो फाइनेंशियल अमाउंट जो बिजनेस ने जनरेट करी है थ्रू सेलिंग आउट इट्स प्रोडक्ट इन अ स्पेसिफिक टाइम, एक सर्टेन टाइम पीरियड पे, इन अ मंथ, इन 2 months, इन क्वार्टरली बेसिस, ऑन एनुअल बेसिस, पूरे साल में बिजनेस ने कितना फाइनेंशियल अमाउंट जनरेट करे, बट बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट। तो वहां पे क्या होगा, वो वहां पर रेवेन्यू काउंट होगा। तो ये हमने क्या करी, रेवेन्यू की डेफिनेशन जनरेट करी, बेसिकली इनकम ऑफ बिजनेस काउंट कर सकते हैं। तो आप इसी डेफिनेशन को इस तरह भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, an income that is generated by business by selling out its product in a year। और रेवेन्यू का साथ में फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, एक प्रोडक्ट कितने का बेच रहे हैं, बिजनेस से सेलिंग प्राइस मेंशन की भी होगी, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स सोल्ड, कितने प्रोडक्ट्स हमने इन टोटल बेचे, वो भी इंफॉर्मेशन एग्जामिनर ने हमें प्रोवाइड की होगी। तो सिंपल हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस को विद यूनिट्स सोल्ड। तो ये डेफिनेशन हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है रेवेन्यू। फिर आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इफ वी टॉक अबाउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो क्या है, इट इज द कॉस्ट that occurs against a product that are manufactured by a business in order to generate revenue। क्या करा हमने, हमने रेवेन्यू जनरेट करना है, हमने इनकम जनरेट करनी है। तो इनकम जनरेट करने के लिए बिजनेस ने क्या करा, अपने पास कुछ कॉस्ट बेयर करी। किस तरह कॉस्ट बेयर करी, बाय मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, यानी कि सिर्फ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए, और वो भी वो प्रोडक्ट्स जो हमने बेचे हैं। तो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते वक्त हमें जो कॉस्ट बेयर हुई है, उस कॉस्ट को हम काउंट करते हैं कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इवन कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोलते हैं। ये तीनों एक ही पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या वैल्यू के नाम एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे आप करते हो क्या, परचेजेस, परचेजेस में से लेस करते हो
परचेज इज रिटर्न, ओपन इन्वेंट्री ऐड कर दो, परचेज डिस्काउंट्स माइनस करते हो, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करते हो, तो आखिर में क्या होता है? वो अमाउंट आती है जो आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके पे करी थी या कॉस्ट बेयर की थी, और वो भी कौन से प्रोडक्ट थी जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास से सेल आउट हुए हैं। तो यही हुआ। इट इज अ कॉस्ट दैट अकर्ड अगेंस्ट द प्रोडक्ट्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय बिजनेस इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यू। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू रॉ मटेरियल पर यूनिट, एक यूनिट, एक सिंगल प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल कॉस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं 50 पर यूनिट हमें चार्ज कर रहा था वेंडर, और वी हैव जनरेटेड 100, वी हैव manufactured and sold 100 products. तो 50 multiplied by 100 क्या हुआ? 5000. It is our cost of goods sold. Next is gross profit. Gross profit means it is a profit that is generated by a business by deducting the cost of manufacturing from its revenue. यानी हमने जो भी इनकम जनरेट करी, इनकम में से हमने कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिडक्ट करी, तो वहां पे क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट है। दिस प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इज यूज्ड टू कवर अप इट्स ऑपरेशनल कॉस्ट। अब ये क्या बोल रहे हैं भाई? ये प्रॉफिट आप साथ लेके नहीं जा सकते, ये प्रॉफिट आपके पास यूज किया जाता है बिजनेस को अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को कवर अप करने के लिए। लाइक हमारे पास मिस्टर अमजद, तो वेलकम करते हैं। मिस्टर अमजद बिजनेस ओन करते हैं, और इन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट करा है बाय परफॉर्मिंग इट्स ऑपरेशंस ऑफ 1000 रुपीज, अज्यूम कर लेते हैं। अब मिस्टर अमजद ये प्रॉफिट साथ लेके जाने लगे, तो बिजनेस बाहर जाने से पहले उनकी नजर पड़ी कि दो वर्कर्स और बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। अब वो मिस्टर अमजद बड़े मजे से पैसे लेके जाने लगे, तो उन्होंने देखा भी दो लोग उनको देख रहे थे, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, जो बिजनेस के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहे थे। उन्होंने पूछा क्या हुआ? तो इन दोनों ने बोला, मिस्टर अमजद को, ये सर आप प्रॉफिट लेके तो जा रहे हैं, बट अभी तक हमें आपने पे ऑफ नहीं करा, हमें सैलरी से हमारी वेजेस पे नहीं करी। फिर अमजद को ख्याल आया, हाँ भाई ये प्रॉफिट वो है जिसको मैं साथ नहीं लेके जा सकता, इसमें से मुझे सैलरीज भी पे ऑफ करनी है, एक्सपेंसेस जितने भी ऑपरेशन हमारे पास एग्जिस्ट करें उन सबको हमें पे ऑफ करना होगा, उसके बाद फिर हमारे पास प्रॉफिट है। तो ये लास्ट लाइन में यही बात हुई है, दिस प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इज यूज टू कवर अप इट्स ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। बिजनेस को चलाने के जो खर्चे हैं उसको पे ऑफ करने में या कवर अप करने में हमें हेल्प आउट करते हैं। फॉर्मूला वही सेम, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट, जो हमने भी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया। नेक्स्ट, एक्सपेंस, द कॉस्ट दैट अकर्स व्हाइल परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशंस। बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म करते वक्त जो कॉस्ट क्रिएट होती है उसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं, सच एज रेंट, सैलरी, हीट एंड लाइट, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, ट्रेनिंग एक्सपेंस, कोई भी कॉस्ट जो ऑपरेशंस को परफॉर्म करते वक्त हमें पे करनी पड़ रही है। नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट। It is the amount of profit slash loss that is generated after deducting all the operational cost of business. बिजनेस की जितनी भी ऑपरेशनल कॉस्ट है उन सबको डिडक्ट करने के बाद हमने एक अमाउंट जनरेट करी, वो प्रॉफिट होगी या लॉस होगी, जिसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेक्स्ट, रिटेन प्रॉफिट। अब बिजनेस क्या करता है, जितना भी प्रॉफिट होता है वो कभी भी 100% प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं करता। वो कुछ अमाउंट, जो एक अच्छा बिजनेस होता है उसकी बात करें, वो कुछ अमाउंट हमेशा क्या करते हैं, री इन्वेस्ट करता है। जैसे मिस्टर अमजद की ही बात करते हैं, इन्होंने 1000 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट किया था, इसमें से एक्सपेंसेस माइनस किए 400 के, तो 600 इनका नेट प्रॉफिट आ। तो अभी पूरा 600 अपने पास विड्रॉ नहीं करेंगे, इसमें से ये क्या करेंगे, 600 में से एक सर्टेन परसेंटेज री इन्वेस्ट कर देंगे, और रिमेनिंग अमाउंट विड्रॉ कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी मर्जी से बोल देते हैं, तो मिस्टर अमजद ने बोला 30% विल बी री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, वेयरएज रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी विड्रॉ, यानी कि 70% उसको विड्रॉ कर देंगे। तो 600 का 30% जो भी आएगा वो क्या होगा, री इन्वेस्ट कर दें बिजनेस पे वापस से करा। तो रिटेन प्रॉफिट वही चीज है, क्या है,
It is the amount of profit that is reinvested in the business to improve or enhance its operations. प्रॉफिट का कोई भी हिस्सा जो हम बिजनेस में वापस से लगा रहे हैं हम उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। यहाँ पे हमारा पास चैप्टर ऑफ इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। लेट्स मूव टूवर्ड्स अ प्रैक्टिस क्वेश्चन ताकि इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड और डिटेल अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो जाए। क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर अमजद started operations of Credo Limited in year 2019। 2019 में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा। ठीक है भाई, अच्छी बात है। लास्ट ईयर मिस्टर अमजद मैनेज टू सेल 10,000 प्रोडक्ट्स। कितने प्रोडक्ट्स इन्होंने भेजे भाई? 10,000 प्रोडक्ट्स इन्होंने सेल आउट कर ली। हमने वैल्यू हाईलाइट कर ली अपने पास और हाईलाइट करके लिख ली ताकि हम उसकी वर्किंग का प्रोसेस परफॉर्म कर सकें। साथ में एक और इन्फॉर्मेशन दूंगा, एट अ प्राइस ऑफ 115, यानी कि एक प्रोडक्ट इन्होंने सेल आउट करा है फॉर 115 और टोटल कितने प्रोडक्ट्स बेचे हैं? 10,000। फर्दर इंफॉर्मेशन को गो थ्रू करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस प्रोड्यूस सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, यानी कि जितना मैन्युफैक्चर करा जितने बेचे वही सेम क्वांटिटी मैन्युफैक्चर की थी। बहुत अच्छा बिजनेस इनका। जितना बना है सब सेल आउट हो गया, कुछ होल्डिंग इन्वेंट्री है ही नहीं, क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं। बहुत अच्छी बात है भाई। विद द मटेरियल कॉस्ट ऑफ 57 पर यूनिट, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट मटेरियल का खर्चा आ रहा है कितना? 57। रेंट एक्सपेंस 50,000, salaries of employees 17,500, advertisement 9,750 and trading cost of 6,500। ठीक है, यहां तक इंफॉर्मेशन को गो थ्रू। आगे वाली इंफॉर्मेशन को अभी हम होल्ड करते हैं, आगे फिर हम फर्दर और रीड करते हैं। तो सिंपल हमें क्या बनाना है, इसमें इनकम स्टेटमेंट डेवलप करनी है। तो सिंपल सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं विथ रेवेन्यू। रेवेन्यू के लिए हमने वर्किंग क्या करी? वही सेम, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स सोल्ड। इन्होंने कितने प्रोडक्ट्स बेचे हैं? 10,000 प्रोडक्ट सेल आउट करें एट अ प्राइस ऑफ 115। हमने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया तो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू आ रहा है हमारे पास 1150 एंड 000। सिर्फ मल्टीप्लाई कर। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो बेसिकली होती क्या है? डिडक्ट होती है, लेस होती है फ्रॉम रेवेन्यू। और इसका फॉर्मूला भी हमने अंडरस्टैंड किया था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स सोल्ड। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितनी आ रही है? 57 पर यूनिट है एंड टोटल वी हैव सोल्ड 10,000 यूनिट। तो हमने उससे 10,000 से 57 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास अमाउंट आ रही है 5,70,000। हमने अमाउंट जैसे ही माइनस करी तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आ रही है 5,80,000, विच इज ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने क्या करें, फर्दर डिडक्ट करें या लेस करें बिजनेस एक्सपेंसेस। कौन कौन से एक्सपेंसेस हमने डिडक्ट करें हम मेंशन कर लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जनरल डेवलप हो। सैलरी, सैलरी पे करी उन्होंने 17,500। रेंट, रेंट पे करा है 50,000। एडवर्टाइजमेंट 9,750 एंड ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ 6,000। हमने ये सारी वैल्यूज ऐड करी, 17,500, 50,000, 9,750 प्लस 6,500। तो हमने जनरेट करे एक्सपेंसेस की अमाउंट 8,300, सॉरी 83,750। ये अमाउंट फिर हमने सब्ट्रैक्ट करी फ्रॉम आवर ग्रॉस प्रॉफिट। तो बिजनेस के पास अमाउंट आएगी नेट प्रॉफिट
और लॉस, देखते हैं पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, उसके हिसाब से हम मेंशन कर देंगे यहाँ पे प्रॉफिट है या लॉस है। तो आखिर में बिजनेस के पास नेट प्रॉफिट आ रहा है 4,96,250। सिंपल, बिल्कुल बेसिक स्टेटमेंट है। इसी तरह आप देखें स्टेटमेंट आगे क्या बोल रहे हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑल्सो इन्फॉर्म दैट द बिजनेस will reinvest 25% of its profit each year। यानी कि अब हमें क्या निकालना है, हमें इसमें रिटेन्ड अर्निंग भी कैलकुलेट करनी है। रिटेन अर्निंग के लिए हमने क्या करा, सिंपल, जो भी हमारा प्रॉफिट आ उसका हमने 25% री इन्वेस्ट कर दिया। मीन्स 496,250 मल्टीप्लाई बाय 25% और 0.25, तो आपकी रिटेन अर्निंग की अमाउंट आएगी 124,062.5, यानी 1,24,000 एंड समथिंग हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर हम डिविडेंड की अमाउंट आइडेंटिफाई करना चाहें तो वो कैसे हो सकते हैं, सिंपल, डिविडेंड्स यानी कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन बिटवीन बिजनेस ओनर्स। तो रेवेन्यू में से, सॉरी, नेट प्रॉफिट में से हम रिटेन अर्निंग की अमाउंट माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट हमने इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स पे की होगी। यानी कि एक ऑप्शन है, आप नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग, या दूसरा ऑप्शन क्या है, सेम वही, नेट प्रॉफिट का 75% जो है वो आप डिविडेंड्स की फॉर्म में पे कर दो। तो हमने क्या करा, नेट प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दिया विद 75% और नेट प्रॉफिट में से रिटेन्ड अर्निंग वाली अमाउंट को हमने माइनस कर दिया। तो यहाँ पे वी विल जनरेट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स व्हिच इज 372,187.5। तो ये एक बिजनेस की यानी क्रेडो लिमिटेड की हमने क्या करी है, इनकम स्टेटमेंट बनाई, और क्रेडिट लिमिटेड प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो मैक्सिमम जो डिफिकल्टी हमें दे सकता है एग्जामिनर रिलेटेड टू इनकम स्टेटमेंट, हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करा है। या तो एक पहले वाली एग्जाम्पल की तरह कर सकते हैं जो हमने इनकम स्टेटमेंट में फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करते वक्त की थी, या दूसरे प्रैक्टिस क्वेश्चन ये वाले, इस तरह हमारे पास मैक्सिमम सवाल पूछ सकते हैं। तो इन डिटेल हमारी नॉलेज इसके थ्रू डेवलप होगी।